बहुओं की बगावत। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहुओं की बगावत। माँ जी, मैं मायके जा रही हूँ, भाई के शादी के लिए शॉपिंग करनी है, इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे बुलाया है। एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी मीनाक्षी अपने कमरे से बाहर आई और अपनी सासू माँ से बोली। तो किरण जी ने कहा, लेकिन बहू, कल ही तो तुम पूरे 3 दिन बाद अपने मायके से वापस लौटी हो और आज फिर मायके जा रही हो। हाँ माँ जी, वे क्या है ना कि आज मेरी छोटी बहन मायके में आई है। अब वो तो बार बार दूसरे शहर से यहाँ नहीं आ सकती ना, इसलिए मेरी मम्मी ने यहाँ से खरीदारी करने का प्लान बना लिया है। वो तो ठीक है बहू, लेकिन अपने ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। और तुम जानते हो, मैं गठिया की मरीज हूँ, घुटने पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं। बड़ी मुश्किल से चल फिर पाती हूँ, ऐसे में घर के काम तो मैं नहीं कर पाती। तो माँ जी, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? भाभी है ना, वो कर लेगी रसोई का काम। इतनी बात सुनते किरण जी की बड़ी बहू राधा रसोई घर से बाहर निकले और गुस्से में बोले, क्यों? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो दिन भर काम करती रहूँ और तुम जब चाहे आराम अपना बैग उठाकर मायके चलती बनो? चुपचाप अपना बैग रखो और मेरे साथ घर का काम करो। बिल्कुल नहीं, मैं अभी कोई काम नहीं करने वाली, मेरी मम्मी ने बुलाया है और मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन बहू राधा, बहू की बात भी सही है, जैसे वो इस घर की बहू है वैसे तुम भी तो हो, फिर वो अकेली क्यों दिन भर चूल्हा चौके संभालती रहे? किरण जी ने कहा। तो मीनाक्षी बोली, अरे माँ जी, एक दिन भाभी काम कर लेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अपनी देवरानी की बात सुनकर राधा भड़कते हुए बोली, यह एक दिन की बात नहीं है, तुम्हारा हर रोज का काम है। काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाकर तैयार होकर निकल जाती हो। अच्छा, तो इस बात की परेशानी है, अगर मैं अपनी मायके चली जाती हूँ तो आपको जलन होती है। अब मेरे घर वाले बुलाते हैं तो मैं तो जाऊंगी ही, लेकिन मीनाक्षी बहू, घर के काम भी तो तुम्हें भी साथ देना होगा। किरण जी बोली। तो मीनाक्षी चिल्लाते लगी, सारा काम तो करती हूँ घर का, और क्या जान दे दूँ अपनी? यह सुनकर बड़ी बहू राधा बोली, तो ठीक है माँ जी, अब मैं भी ठान लिया है कि मैं अकेले घर का कोई काम नहीं करूँगी। ऐसा कहते हुए राधा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। ठीक है, मत करो, लेकिन मैं तो अपनी माँ के ज़रूर जाऊँगी। कहते हुए मीनाक्षी घर से बाहर निकल गई। किरण जी और गणेश जी के 2 बेटे थे, विकास और सुधीर। बड़े बेटे विकास की पत्नी राधा और छोटे बेटे सुधीर की पत्नी मीनाक्षी थी। विकास तो अपने पिता के किराने की दुकान संभालता था, जबकि सुधीर की दुकान पर बैठने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक बिना एजेंट था, लेकिन इसमें उसमें उसकी कुछ खास कमाई नहीं थी, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए उसकी कोशिशें जारी थी। थोड़े दिन में किरण जी के पति गणेश जी घर के अंदर आए और कुर्सी पर बैठते हुए बोले, किरण, आज तो बहुत थकावट हो गई है। क्यों जी, क्या सुधीर बेटा आज भी दुकान पे नहीं गया? क्या नहीं, किरण कहता है, दुकान पर काम करना मुझे पसंद नहीं, इसलिए सरकारी नौकरी के लिए पेपर देना है। अब कौन समझाए इस लड़के को कि सरकारी नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और फिर दुकान पे विकास को भी उसकी ज़रूरत है। हे भगवान! इधर छोटे बेटे ने दुकान पे काम न करने की जिद ठान रखी है, तो उधर छोटी बहू जो घर का कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा किरण, बहुत भूख लगी है, बहू से कहो खाना लगा दे, गणेश जी ने कहा। तो किरण जी खुद ही उठकर रसोई घर में जाने लगी। घुटनों में दर्द के कारण उन्हें चलने में तकलीफ हो रही थी। अरे भगवान, बहू कहाँ है? उसे कहा दो खाना लगाने के लिए। यदि किसी ने खाना नहीं बनाया, कहाँ है आपकी छोटी बहू जो हर रोज की तरह तैयार होकर मायके चली गई? अब उसकी देखा देखी बड़ी बहू ने भी काम करने से साफ मना कर दिया है। ये सुनकर गणेश भी अपनी बड़ी बहू राधा को आवाज़ दी। राधा बाहर आई तो गणेश जी बोली, बहू आखिर ये क्या चल रहा है? तुमने खाना बनाने से इनकार कर दिया। छोटी बहू तो न समझ, लेकिन तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए ना। तो आप ही बताइए बाबूजी, यह सब कितने दिनों तक चलेगा? सारा दिन मैं यूं ही रसोई घर में पिसती रहूं? आपकी छोटी बहू के हाथों में क्या मेहंदी लगी है? और तो और, वो दुकान पर भी दिन भर मेरे पति काम करते और मेहनत करके घर चलाते हैं। क्यों देवर जी का फर्ज नहीं बनता कि घर के खर्चों में सहयोग दे?
हम दोनों पति पत्नी ही क्यों नौकर की तरह काम में जुटे रहे। बात तो तुम्हारी ठीक है बहू, मैं इस बारे में उन दोनों से बात करूँ, लेकिन फिलहाल तो खाना पकाओ, मुझे भी भूख लगी है और दुकान में विकास के लिए भी टिफिन लेकर जाना है। गणेश जी ने कहा तो राधा सपाट शब्दों में बोली, तो ठीक है, मैं भी तभी काम करूंगी जब इस समस्या का कोई हल निकलेगा। उससे पहले भी मैं किसी काम को हाथ नहीं लगाने वाली। इतना कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के ये तेवर देखकर गणेश जी और किरण जी हैरान रह गए। किरण जी ने बड़ी मुश्किल से सबके लिए खाना बनाया, परंतु अब गणेश जी को चुप रहना उचित नहीं लगा। शाम होने तक उनकी छोटी बेटा बहू सुधीर और मीनाक्षी भी घर पहुंच चुके थे और बड़ा बेटा विकास भी दुकान से लौट आया। जिस पिताजी बुलाया आपने। दोनों बेटे अपने पिता के पास बैठते हुए बोले तो गणेश जी ने कहा, बेटा सुधीर, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या मतलब पिताजी? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा भाई आखिर कब तक घर घर चलाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि अब बंटवारा कर देना ही ठीक होगा, ताकि रोज़ रोज़ का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। तभी विकास बोला, लेकिन पिताजी, मुझे नहीं लगता कि बंटवारा करने से समस्या का हल हो जाएगा। मुझे तो लगता है अगर घर में सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी समझे और मिलजुल कर काम करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पास बैठी किरण जी बोली, अरे बेटा, अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझते तो कोई परेशानी ही नहीं थी, लेकिन इस घर में तो हर कोई अपनी मर्जी की मालिक है। और फिर तू भी कब तक अपने छोटे भाई के परिवार को पालेगा। इतनी बात सुनती वहीं पास में खड़ी उनकी छोटी बहू मीनाक्षी बोले, क्यों माँ जी, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने हमारे लिए? हम तो अपना कमाते और खाते हैं, फिर भी दिन भर ताने सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कर दो घर का बंटवारा, रोज रोज के कलेश से छुटकारा तो मिलेगा। तभी बड़ी बहू राधा गुस्से में बोली, हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुम तो यही सोचकर घर का बंटवारा करने को तैयार हो कि तुम्हें माँ बाबूजी की जिम्मेदारी न उठाना पड़े और उनका सारा बोझ मैं ही उठाऊं। लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया है कि मैं उनका कोई काम नहीं करने वाली। बहुत दिन कर लिया। तो छोटी बहू मीनाक्षी तबाक से बोली, मैंने तो भी ठेका नहीं ले रखा है इन दोनों का। देवरानी जेठानी में बहस छिड़ गई। तभी विकास गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, राधे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाबूजी को बोझ कहने की? तो सुधीर ने कहा, भाई, माँ बाबूजी मेरे साथ रहेंगे, आखिर मेरा भी कुछ फर्ज बनता है उनके लिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। तभी मीनाक्षी उसके पीछे पीछे पैर पटकते हुए आई और गुस्से में बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं आपके माँ बाबूजी की कोई अपने साथ हरगिज़ नहीं रखूंगी। देखो मीनाक्षी, वो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, तो अब क्या बुढ़ापे में मैं उन्हें यूं ही छोड़ दूँ? वो सब मैं नहीं जानती, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बाकी इस घर में कोई रहे या ना रहे, कोई मरे या जिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। अब इस बारे में कोई और बहस नहीं होगी, मेरी बात तुम्हें माननी ही होगी। जी नहीं, मैं भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ एक पल भी नहीं रहूँगी। इतनी बात सुनते सुधीर ने मीनाक्षी के मुंह पे एक झनाकेदार तमाचा रसीद कर दिया। गाल में पड़े तमाचे से मीनाक्षी हैरान रह गई और फिर आग उगलती नज़रों से अपने पति को देखते हुए बोली, अपने माँ बाप के लिए तुमने मुझ पे हाथ उठाया है, तुमने अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम्हें देख लूँगी। करीब 1 घंटे बाद मीनाक्षी अपने मायके पहुँच गई। माँ बाबूजी रोते हुए मीनाक्षी ने आवाज़ लगाई तो उसके माता पिता कमरे से बाहर निकल के आए। देखा तो आंगन में खड़ी उनकी बेटी रो रही थी। अरे मीनाक्षी बेटा, तो इस वक्त यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? उसकी माँ ने पूछा तो मीनाक्षी बोली, माँ, या आपने मेरा रिश्ता कैसे घर में कर दिया है? लेकिन बेटी, हुआ क्या है? बात तो बता। मीनाक्षी के पिता ने पूछा। क्या बताओ पिताजी, सारा दिन उस घर में काम कर कर के मैं अपनी हड्डियाँ गला रही हूँ, फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे आए दिन बातें सुनाते रहते हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ते ताने कसने का। और तो और मेरा पति कहता है कि अगर इस घर में रहना है तो सारा दिन सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। इतना सुनकर उसकी माँ बोली, क्या मेरी बेटी को घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है उन लोगों ने? फिर रोते हुए मीनाक्षी बोली, अब आप ही बताओ, मैं दिन भर घर का काम करूँ या अपनी सास ससुर के पैर दबाऊँ?
और अब मैं काम करने से मना किया तो आपके दामाद ने मेरे साथ मारपीट की है और धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इतनी बात सुनकर मीनाक्षी के माता पिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी उसके पिता बोले, क्या उनकी इतनी हिम्मत? तो उसकी माँ ने कहा, बेटी उनकी हिम्मत तो तुमने ही बढ़ाई है जो हमेशा उनके जुल्म सहन किए, अब कभी उनकी आगे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तो मीनाक्षी ने कहा, लेकिन माँ सहन न करती तो और क्या करती? मैं तो यही सोचती थी कि किसी तरह मेरा घर बस जाए। लेकिन तो मीनाक्षी की माँ ने कहा, शादी से पहले वो लोग कहते थे कि हम अपनी बहू को बेटी की तरह रखेंगे और आज वही लोग मारपीट में उतर आए हैं। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, बहुत दुख तकलीफ झेल ली तूने, अब तो अपने माँ बाप के घर पर है, उन लोगों को तो हम देख लेंगे। उधर मीनाक्षी के घर छोड़कर जाने के बाद जैसे घर के लोगों को पता चली तो सब परेशान हो गए। फिर विकास बोला, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी पत्नी पे हाथ उठाने की? तो मैं क्या करता भाई, उसने तो साफ साफ कह दिया था कि वो मेरे माँ बाबूजी के साथ हरगिज नहीं रहेगी। भाई उसकी बदतमीजी में आज तक बर्दाश्त करता आया था, कभी उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज उसने माँ बाबूजी के बारे में जो भी कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। यह सुनकर गणेश जी बोले, यह तुमने ठीक नहीं किया बेटा, अब जाओ और मीनाक्षी को मनाकर घर वापस लेकर आओ। नहीं बाबूजी, मैं उसे हरगिज नहीं जाऊंगा, वो यहाँ वापस आए या ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर सुधीर वहाँ से चला गया, परंतु गणेश जी अपने बेटे का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए हार कर उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया। अब अगले दिन वो मीनाक्षी के मायके पहुँचे तो उन्हें सामने देखकर मीनाक्षी के पिता की ठोड़ियाँ चढ़ गई। गणेश जी ने अपने बेटे के व्यवहार के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तो मीनाक्षी के पिता ऊंची आवाज़ में बोले, अच्छा पहले तो हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए और अब यहाँ माफ़ी मांगने चले आए। आपने सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को उस नरक में वापस भेज देंगे? जिस मुंह से आए हैं उसी मुंह से अभी के अभी वापस चले जाइए। ऐसा मत कहिए समधी जी, बात जात में रात्रि में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? गणेश जी ने कहा तो मीनाक्षी की माँ बोली, इस बारे में तो तब सोचना चाहिए था जब आपकी बेटी ने हमारी बेटी पे हाथ उठाया था, उसके साथ मारपीट की थी। अच्छा बहन जी, मीनाक्षी ने आपको यह तो बता दिया कि सुधीर ने उस पर हाथ उठाया, लेकिन यह नहीं बताया कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों? कसूर तो आपकी बेटी का भी कम नहीं था। यह बात सुनकर मीनाक्षी मरमस के आंसू बहाते हुए बोली, देख लीजिए पिताजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग मुझे गलत ठहराएंगे। अब तो इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, अब बस चले तो मुझे जान से मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए भाई साहब, अब हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते, आप चुपचाप यहाँ से वापस चले जाइए, अब तो आपके कोर्ट से ही मुलाकात होगी। फिर गणेश जी हाथ जोड़ते हुए बोले, एक बार फिर सोच लीजिए भाई साहब, बेटे की गलतियों में आंखें बंद कर इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। आपके हाथ में तो दो घरों की भाग दौड़ है, आपका एक फैसला से दोनों घर भी उजड़ सकते हैं और बस भी कर सकते हैं। तो मीनाक्षी की माँ बोली, आप लोग अपनी चिंता कीजिए, अपनी बेटी का घर तो हम फिर बसा लेंगे, और हाँ, हमारी बेटी के साथ अपने जो मारपीट की है ना, उसका बदला तो हम लेकर रहेंगे। अब चलते बने यहाँ से। अपना समूह लेकर गणेश जी वापस घर लौटे तो किरण जी बोली, क्या हुआ जी, बहू को अपने साथ लेकर नहीं आए? क्या नहीं किरण जी, किरण उन्होंने साफ मना कर दिया, मैंने तो उसके आगे हाथ में जोड़े, माफ़ी भी मांगी, लेकिन न तो मीनाक्षी वापस आने को तैयार है और ना ही उसके माँ बाप उसे भेजने को, और अब तो कोर्ट केस करने की धमकी दे रहे हैं। क्या कोर्ट केस इतनी बड़ी बात तो नहीं थी? फिर अपने बेटे सुधीर की ओर देखते हुए किरण जी ने कहा, बेटा अब तुम्हें भी उसे मना कर लाना होगा, माँ इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीनाक्षी को उसके मायके में ही रहने दो, जो मेरे माँ बाप को नहीं अपना सकती, मुझे ऐसी पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही केस करने की बात, तो उन्हें जो करना है वो करने दो। देख बेटा, इसी तरह अहंकार में घर उजड़ जाते हैं, इसलिए मुझे तुझे समझा रहे हैं कि बात को बड़ा करने की बजाय उसे सुलझाने में ही समझदारी है। अरे
माँ बात तो अब बढ़ चुकी है, अब जो होगा देखा जाएगा, कहते हुए सुधीर वहाँ से उठकर चला गया। पीछे खड़ी बड़ी बहू राधा यह सारी बातें सुन रही थी। अब एक दिन ही बीता होगा। दोपहर को जब विकास दुकान से घर आया खाने के लिए तो अपनी माँ को कपड़े धोता देख हैरान रह गया। वह समझ गया था कि माजरा क्या है। तेज कदमों से चलकर वो अपने कमरे में गया और ऊंची आवाज़ में बोला, राधा ये सब क्या चल रहा है, क्यों, आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने? राधा ने पूछा तो विकास बोला, अब माँ बाबूजी की 2 जोड़ी कपड़े धोने का छोटा सा काम भी तुम्हें भारी लगने लगा? अच्छा, तो मैं कब तक अकेले घर का सारा काम करती रहूं? यह आपका छोटा सा काम लगता है होगा, मुझे नहीं मालूम है कि दिन भर घर में कितना काम होता है। वो महारानी 2 ठाड़ से मायके जाकर बैठ गई है, मैं अकेले क्यों घर के काम में पिसती रहूं? देखो राधा, यह तुम ठीक नहीं कर रही हो। विकास ने गुस्से से कहा तो राधा चिल्लाते हुए बोली, मुझे पता है क्या ठीक है और क्या गलत। अब से मैं सिर्फ अपना ही काम करूंगी, ना तो किसी और के लिए खाना बनाऊंगी और ना ही बाकी का कोई काम करूंगी। ऐसा कहकर वो पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। इधर मीनाक्षी के मायके में उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटा सुधीर का कोई फ़ोन नहीं आया? नहीं पिताजी, क्यों फ़ोन करेंगे, मुझे मुसीबत की असली शर्त वही है। मीनाक्षी बोली तो उसके पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मैं अभी अभी वकील से मिलकर आ रहा हूँ। मैं तेरे ससुराल वालों पे दहेज का केस डाल दिया है, लेकिन पिताजी दहेज की तो कोई बात नहीं हुई थी। अरे बेटी, वो तो हमें पता है कि हमने झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वकील का कहना है कि अपना केस मजबूत बनाने के लिए यह सब हथकंडे को अपनाने ही पड़ेंगे। दहेज का मुद्दा जरूरी था, अब तुम देखना कैसे मैं उन्हें दिन में तारे दिखाता हूँ। तेरे पैरों में गिरकर तुझसे माफ़ी मांगनी पड़ी। यह सब सुनकर मीनाक्षी की माँ बोली, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। तो पता चले कि किसी की बेटी को सताने का क्या अंजाम होता है। जेल में चक्की पीसनी पड़ेंगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा बेटी, तू आराम कर, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर मीनाक्षी के पिता कमरे से बाहर आ गए। इधर मीनाक्षी के ससुराल में उसकी जेठानी राधा भी अपना खाना अलग करने लगी थी, लेकिन विकास को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज रविवार था। विकास गुमसुम सा बिस्तर पर लेटा हुआ था। विचारों का तूफान उसके दिमाग में उत्पात मचा रहा था। फिर राधा उसके पास आई और बोली, सुनो जी, सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। रात को भी आप बिना खाए पिए ही सो गए थे। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, उठकर खा लीजिए। तब विकास बोला, खाना तो मैं तभी खाऊंगा जब मेरे साथ तुम माँ और बाबूजी का भी खाना लाओगे। वो मंदिर से वापस लौटते ही होंगे, तुम उसका नाश्ता भी बना दो। इसमें राधा गुस्से से बोली, अच्छा, जो अभी तक उसी बात में पकड़ के बैठे हैं, लेकिन मेरी भी जिद है कि अब मैं उनका खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। तो ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, विकास ने कहा। तो राधा बोली, ठीक है, फिर आप भूखे ही बैठी रही हो, तो तुमसे खाना मांगा भी किसने था? चली जाओ यहाँ से, मुझे अकेले छोड़ दो। विकास ऊंची आवाज़ में बोला तो राधा भी आग बबूला हो गई और बोली, अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं भी मीनाक्षी की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? अच्छा, तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जा रही हूँ। अरे बेशक, अभी चले जाओ, दरवाज़ा खुला है। पति की आवाज़ सुनकर राधा अपना बैग पैक करने लगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मैं एक बार चली गई तो फिर वापस नहीं आऊँगी, उसके बाद अपने माता पिता के साथ ही रहना। इतना कहकर वो घर से बाहर चली गई। इधर जब राधा बैग उठाकर अपनी मायके पहुंची तो उसे अचानक अपने घर देखकर राधा के पिता थोड़े हैरान हो गए। अरे बिटिया, तुम अचानक यहाँ, कोई फ़ोन ना कोई खबर, फ़ोन करने का समय ही कहाँ था पिताजी? क्यों बेटी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तो मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा दिन हराम कर रखा है, तो दूसरी तरफ आपका दामाद है जो ढंग से बात भी नहीं करता मुझसे। अब यहाँ आती तो क्या करती? यह बात सुनकर उसके पिता ने कहा, क्या इसका मतलब तू अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ आई है, राजी खुशी से नहीं आई? हाँ पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी देवरानी तो आराम से ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने मायके जाकर बैठ गई है।
और काम का सारा बोझ उन लोगों ने मुझ पे डाल दिया। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं उस घर से सास ससुर की नौकरानी बनकर तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। यही बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को कह दिया। यह सुनकर राधा की माँ ने उसे झड़ते हुए कहा, क्या सास ससुर के काम से बचने के लिए तुम यहाँ आकर बैठ गई? हमने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। लेकिन माँ, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे हैं, मेरी देवरानी के नहीं, तो मैं अकेले उनका बोझ क्यों उठाऊं? नहीं बेटी, यह सोच गलत है। घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं होते। सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। और मुझे एक बात बता बेटी, 7 साल हो गए तेरी शादी को, क्या कभी आज तक तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? अरे वो तो तुझे से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करते और दामाद भी जी तेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हम लोगों का सम्मान करते। तुझे याद है जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था तो मैंने एक फ़ोन करने पे वो तुरंत हमारी मदद के लिए पहुंच गए थे। हर मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ खड़े रहे। कभी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने। अब तू ही बता, अगर बदले में वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू उनके माँ बाप का अपने माँ बाप की तरह ख्याल रखे तो इसमें गलत क्या है? लेकिन तुम तो उससे लड़ झगड़ के यहाँ चली आई। रिश्ता दोनों ओर से बनता है बेटी। अगर तुम अपने पति से उम्मीद रखती हो तो उसकी उम्मीदों पे खरा उतरना भी सीखो। अपने माता पिता की बात सुनकर राधा की नज़रें शर्म से झुक गई और बोली, मैं जानती हूँ माँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं तो सिर्फ उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने ही मुझे निकल जाने को कह दिया तो मैंने उस बात को अपने आत्मसम्मान पर ले लिया। लेकिन माँ, अब किस मुँह से वापस जाऊँ? कहते कहते राधा रोने लगी। उधर दोनों बहुओं का हाल देखकर गणेश जी बहुत सोच विचार में बैठे हुए थे। तभी किरण जी उनके पास आकर बैठ गई और उन्हें परेशान देखकर बोली, क्या हुआ जी, कुछ सोच रहे हैं? किरण, सोच रहा हूँ, कभी अच्छा भला हंसता खेलता परिवार हुआ करता था हमारा, न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे आशियाने को। छोटी बहू का स्वभाव तो शुरू से ही थोड़ा रूखा था, लेकिन बड़ी बहू से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। तभी किरण जी बोली, सोचा था दोनों बेटों की शादियाँ हो जाएंगी तो बहू घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी और बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में हमें यह दिन भी देखने पड़ेंगे। अभी यह बातें चल ही रही थी कि दरवाजे की बेल बजी। गणेश जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने राधा अपने पिता के साथ खड़ी थी। वह उन लोगों को देखकर अंदर लेकर आए तो राधा ने अपनी सास ससुर के पैर छुए। तभी राधा के पिता बोले, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही हमें पता चला कि वो ससुराल से झगड़ करके अपने मायके आई है, मैं उल्टे पाँव से वापस ले आया। अरे नहीं भाई साहब, आप क्यों माफ़ी मांगते हैं? बच्चे है, गलती हो ही जाती है। हमारी बेटी घर वापस आ गई, हमारे लिए इतना ही बहुत है। थोड़ी देर हालचाल मारकर राधा के पिता उसे वहां छोड़कर अपने घर वापस चले गए। बड़ी बहू के आने पर के बाद गणेश जी और किरण जी ने भी रात की सांस ली। शाम को जब विकास घर वापस लौटा तो पत्नी से बात किए बिना उसे नज़रअंदाज करके अपने कमरे में चला गया। सुनिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे माता पिता ने मुझे सब समझा दिया है। मैं वादा करती हूँ कि आगे से माँ बाबूजी की सेवा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। अपने माता पिता की तरह उनकी सेवा करूँगी। तो विकास बोला, राधा कि हमारा प्यार इतना कमज़ोर था कि छोटी सी मुसीबत आने पर तुम अपना बैग उठाकर अपने मायके चली गई। तो राधा रोते हुए बोली, सच कहूँ तो मैं घर छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, और अगर आपने मुझे एक बार में रोका होता तो मैं उसी समय रुक जाती। आपके बिना जीने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। राधा ने कहा तो विकास उससे गले से लगा लिया। अभी 2 ही दिन ठीक से नहीं बीते थे कि उसके घर से बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। पुलिस वाले को अपने घर खड़ा देखकर गणेश जी की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी एक पुलिस वाला बोला, आप लोगों के नाम पर कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है कि आप पुलिस कंप्लेन और हमारे नाम पर हमने ऐसा क्या कर दिया? एक तो आप अपनी बहू से दहेज मांगते हैं, ऊपर से उसके साथ मारपीट करते हैं, तंग करते हैं, और उसके पिता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। ऐसे केस दहेज मांगने का आरोप लगा दिया।
हमने तो कभी दहेज का नाम भी नहीं लिया, लेकिन आपकी बहू ने तो आपके पति और सास ससुर पर उसे मार पीट और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, यह तो बिल्कुल झूठा है। उस पे हाथ उठाना तो दूर, हमने उसे तो उंगली तक नहीं लगाई है। पति पत्नी में आपस में छोटी मोटी बहस हो गई थी, जिससे नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। और तो मैं उससे मनाने भी गया था, उन लोगों के आगे हाथ भी जोड़े, फिर भी वो नहीं माने। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, बेहतर होगा कि आप उन लोगों के साथ समझौता कर ले। अगर केस कोर्ट में चला गया तो पूरा परिवार लपेटे में आ जाएगा। आपके पास 24 घंटे का समय है, या तो आप लोग आपस में मामला सुलझाकर कल थाने में हाजिर लगा देना, नहीं तो हम आपके घर आकर आपको लेकर जाएंगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर गणेश जी और किरण जी का कलेजा कांप उठा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करता हूँ, हाथ जोड़ते हुए गणेश जी बोले और गुमसुम से आंगन में खड़ी चारपाई पे बैठ गए। शाम के समय जब उनके दोनों बेटे घर लौटे तो गणेश जी ने उन्हें सारी बात बताई। दहेज के आरोप के बारे में सुनकर सुधीर गुस्से में आ गया। उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पे इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने की। तो विकास बोला, नहीं सुधीर, गुस्से में कोई बात नहीं बनती, फ़ोन करके आराम से उनसे बात करो, समस्या का हल ज़रूर निकलेगा। जब सुधीर ने अपनी पत्नी मीनाक्षी को फ़ोन लगाया तो उसके पिता ने फ़ोन उठाया। पिताजी, छोटी सी बात पे आपने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। क्यों बेटा, तुमने हमारी बेटी पे हाथ उठाया, क्या वो छोटी सी बात थी? पिताजी गुस्से में, मुझसे यह गलती हो गई, लेकिन आपने तो मेरे माँ बाबूजी पर भी दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया, उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। देखो सुधीर, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, अब तो तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। उसके ससुर जी बोले तो सुधीर गुस्से में बोला, ठीक है फिर जाने दो, मामला कोर्ट में, झूठे आरोपों के बल पे कोई केस नहीं जीत सकता। इतना कहकर सुधीर ने फ़ोन काट दिया और अपना सर पकड़ के बैठ गया। तो विकास बोला, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ। थोड़ी देर में विकास वकील से मिलने चला गया। कोर्ट की कार्रवाई चलने लगी। घर के सभी लोग हर पल इसी चिंता में रहते थे कि आखिर इस सब का नतीजा क्या निकलेगा। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। एक शाम को जब विकास और गणेश जी कोर्ट की कार्रवाई के बाद घर लौटे तो उन्हें पानी देते हुए राधा बोली, क्या हुआ? कहा वकील ने, कब तक चलेगा यह कोर्ट केस का? तो विकास मुस्कुराते हुए बोला, भगवान ने हमारी सुन ली, हम केस जीत गए हैं। यह सुनकर घर के सभी लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए। फिर किरण जी बोली, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। फिर सुधीर बोला, अरे माँ, एक नहीं दो खुशखबरी है, मुझे सरकारी नौकरी भी मिल गई। यह सुनकर माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। घर में तो जैसे उत्सव का माहौल बन चुका था। 2 दिन बीतते ही थे तो किरण जी अपने पति से बोली, मुझे लगता है कि अब हम सुधीर के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लेना चाहिए। यह सुनकर गणेश जी हैरान से बोले, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो किरण? देखिए जी, इन्होंने तलाक के कागज भी भेज दिए हैं। जब तलाक ही लेना है तो फिर रिश्ता देखने में क्या हर्ज है। ठीक है, लेकिन कोई फैसला लेने से पहले एक बार सुधीर से बात कर लो। उधर केस हार जाने के बाद मीनाक्षी के मायके में जैसे मातम सा छाया हुआ था। इस दौरान मीनाक्षी के भाई की शादी भी हो चुकी थी। अब मीनाक्षी अपने भाई भाभी की आंखों में भी खटकने लगे थे। चिंता में डूबे मीनाक्षी के पिता अपनी पत्नी से बोले, अरे भगवान, इन वकीलों के चक्कर में तो हमारा बड़ा नुकसान हो गया और उधर उन लोगों का तो भाग खुल गया। अब तो सुधीर की भी सरकारी नौकरी लग गई है। यह सुनकर मीनाक्षी की मैं हैरान रह कि उन्हें तो जैसे काटो तो खून ही। सरकारी नौकरी कहाँ, हम सोचते थे कि उन्हें जेल की हवा खिलाएंगे, और कहाँ सब कुछ हम पे ही उल्टा पड़ गया। तभी मीनाक्षी वहाँ आकर बैठी तो उसकी माँ बोली, खैर जो होना सच हो गया, आप मीनाक्षी के लिए कहीं और रिश्ता देखिए। समय रहते कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके भी हाथ पीले कर देते हैं। तभी मीनाक्षी बोली, यह क्या कह रही हो माँ? क्या ज़रूरत है कहीं और रिश्ता देखने की? अगर वो लोग भी ऐसे ही निकले तो मुझे नहीं करनी दोबारा शादी। तो उसके पिता बोले, बेटी, तुमने अपने हाथों से तलाक के कागजों पर दस्तखत किए हैं, अब कितने दिन तुम्हें घर बिठा कर रखेंगे? शादी तो तुम्हें करनी ही होगी, नहीं तो
आस पड़ोस और रिश्तेदारों के लोग बातें बनाने लगते हैं। सब तरह की बातें पूछते हैं तो मीनाक्षी गुस्से से बोली, अच्छा पिताजी, अब आपको रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा है। और जब मैं अपनी ससुराल छोड़कर आए थे यहाँ, तब आपने मुझे क्या कहा था, बेटे यह तुम्हारा ही घर है, तुम आराम से रहो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो गया? अरे बेटी, हमने कब कहा यह घर तुम्हारा नहीं है, लेकिन हमें भी समझने की कोशिश करो, उसकी माँ ने उसे समझाते हुए कहा। तो मीनाक्षी बोली, मैं सब समझती हूँ माँ, आपकी बहू के आ जाने के बाद अब मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। तो उसकी माँ बोली, ऐसी बात मत कहो बेटी, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। तो मीनाक्षी नज़रें झुकाकर हिचक जताते हुए बोली, एक रास्ता है माँ, आप लोग जाकर मेरे ससुराल वालों से बात कर लो और माफ़ी मांग लो। बेटी की यह बात सुनकर मीनाक्षी के पिता गुस्से में भड़कते हुए बोले, अच्छा, जब वो यहाँ तुम्हें लेने के लिए आए थे तब तुमने जाने से साफ इनकार कर दिया था। तेरे ससुर तो हमारे आगे हाथ भी जोड़ रहे थे, लेकिन हमने भी तुम्हारी बातों में आकर उन्हें इतनी खरी खोटी सुना दी, घर से बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था। अब जाकर मैं उससे माफ़ी मांगूँ तो पिताजी, जो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अपनी बेटी के लिए आप वहाँ जाकर माफ़ी तो मांग ही सकते हैं ना। तो मीनाक्षी की माँ बोली, बात तो ठीक है, अगर हमारी चुप जाने से बेटी का घर बस जाता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, और वैसे भी इतनी बड़ी गलती तो भी नहीं। सुधीर ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू होने के नाते इसे अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। तो मीनाक्षी बोली, हाँ पिताजी, मैं उनकी खूब अच्छे से सेवा करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। यह सुनकर मीनाक्षी के पिता बोले, हमारी बेटी ने तो बचपना दिखाया ही था, उसकी बातों में आकर हमें मूर्खता कर बैठे। अब जब उसके ससुर लेने आए थे तो उसी समय इसे भेज दिया होता तो इतनी बात आगे न बढ़ती। अगले दिन ही मीनाक्षी और उसके माता पिता गणेश जी के घर पहुंच गए और मीनाक्षी रोते हुए अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तो गणेश जी ने वंगे कसते हुए बोले, लेकिन बेटी, तुम्हारी क्या गलती? गलत तो हम थे जो तुम्हारे साथ आए दिन मारपीट करते थे, तुमसे दहेज मांगते थे और तो और उसे घर से धक्के मार कर भी निकाल दिया। क्यों भाई साहब, यही बताया था ना आपने पुलिस को। तो मीनाक्षी के पिता बोले, नहीं समझे जी, ऐसी बात कहकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, गलती तो हमसे हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। तो किरण जी हाथ जोड़कर बोले, देखिए भाई साहब, पहले ही आप लोगों के कारण हमने बहुत परेशानी उठाई है, न जाने कितनी रातें हमने जागते हुए बिता दी, कोर्ट केस के कारण हमारी बेइज्जती हुई सो अलग, और क्या कुछ नहीं सुनाया आप लोगों ने हमें। अब जब हमारी बेटी की सरकारी नौकरी की खबर मिली तो चले आए हमसे माफ़ी मांगने। जब यह बातें चल रही थी तो उसी समय सुधीर घर के अंदर आया और अपने सामने मीनाक्षी को देखकर अपना आबा खो बैठा। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? ऊंची आवाज़ में बोला। यह सुनकर मीनाक्षी के पिता हाथ जोड़कर बोले, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन जो हो गया सो हो गया, हमें माफ़ कर दो। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी ने जो कुछ भी किया है वो बस ने किया है, लेकिन उसका साथ देकर आपने उसकी बसी बसाई के रिश्ते को उजाड़ दिया, रख दिया। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को उसे समझाना चाहिए, उसका साथ देकर उन्हें और बड़ी गलती करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए। खैर, अब तो हम लोगों के मेरे रिश्ते में ऐसी गांठ पड़ चुकी है जिसे खोलना संभव नहीं है, और वैसे भी हमने सुधीर का रिश्ता कहीं और तय कर लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें माफ़ कीजिए और यहाँ से चले जाइए। पर इसमें मीनाक्षी पैर पकड़ते हुए बोली, पिताजी, माँ जी, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, आखिर बार मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। तो सुधीर बोला, तलाक के कागज तो तुमने ही भेजे थे ना, तो अब यहाँ क्या लेने आई हो? अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर मीनाक्षी के पिता हाथ जोड़कर बोले, ठीक है बेटा, गलती की है तो भुगतान तो हमें ही करना होगा, हम चलते हैं। ऐसा कहकर जैसे वो वहाँ से जाने लगे, पीछे मुड़े तो गणेश जी बोले, रुक जाइए, और फिर किरण जी की ओर देखते हुए बोले, किरण, सुधीर के रिश्ते के लिए तो हमने सिर्फ हाँ की थी, अगर हम उन्हें मना कर देंगे तो
ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत बदनामी हो जाएगी, लेकिन वो बहू गलतियों के लिए उसे माफ़ी ना देकर अगर आज हम इन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे तो हमसे बड़ा पापी पाप हो जाएगा। ठीक कहते हैं जी आप, लेकिन क्या सुधीर इस बात के लिए राजी होगा? अब सब लोगों की नज़र सुधीर पे टिकी थी, परंतु सुधीर शांत था। कुछ पलों की उसकी शांति तन्हा सबको परेशान कर रही थी। उसने एक नज़र उठाकर मीनाक्षी को और देखा और बोला, मीनाक्षी सच कहूँ तो मैं कभी तुमसे अलग होना नहीं चाहता था, लेकिन जो तुमने मेरे माँ बाबूजी के साथ किया था वह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। गलती तो कहीं ना कहीं मुझसे भी हुई थी, जो गुस्से में आकर तुम पे हाथ उठा बैठा। लेकिन मीनाक्षी अब मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सुधीर कितना कहते घर का माहौल खुशनुमा हो उठा। पूर्व में हुई गलतियों को दोनों परिवारों ने समय रहते सुधार लिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।